जी, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर, अभी आई। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो इंटरलॉकिंग है, सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, और उससे लेटेस्ट वर्जन जो यूज करते हैं वो है हमारा SSI, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग का क्या है कि वहां पे हमारी जो इंटरफेस रिले रहती है, आपका लॉजिक तो एक तरीके से फिक्स रहेगा कि जो एक CPU कार्ड रहेगा, जैसे हम EI रैक की बात करते हैं, एज इट इज EI रैक रहेंगे। बस जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट रहता है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, और नंबर ऑफ रिलेज का जो काउंट होता है वो हमारे EI के काउंट से भी लगभग, आप मान लीजिए करीबन, क्या बोलूं, मतलब सिर्फ 5% या 10% रिले रह जाती हैं आप। जितना भी हम EI रूम के अंदर रिले लगा रहे हैं उसकी भी सिर्फ 10% रिले रह जाएंगे SSI के अंदर। तो SSI और EI के अंदर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। हम इंडियन रेलवे के अंदर हम सारी इंटरफेस रिले के थ्रू ही सप्लाई फॉरवर्ड करते हैं, तो वो हमारा जो है EI है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। इंडियन रेलवे EI को यूज कर रहा है, फॉरेन रेलवे और मेट्रोज जो है वो कहीं कहीं SSI यूज कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरा में इसके अंदर हुआ क्या था। मैकेनिकल लीवर फ्रेम्स हुआ करते थे पहले, जो बहुत बड़े यार्ड्स के मूवमेंट्स के लिए जो साइज होता था वो बहुत बड़ा होता था, जो मैंने आपसे बोला। उससे थोड़ा एडवांस करके हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज लेके आए, कि जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली भी रहता था और मैकेनिकली भी रहता था। फिर उसके बाद हम रिले इंटरलॉकिंग लेके आए, वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, लेकिन ये अब छोटा सा पार्ट हो गया। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए हमें बहुत बड़े रूम्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और जब इसे इंस्टॉल करते थे तो हमें टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा लगता था। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारा EI की बात कर रहे हैं। EI के अंदर क्या होगा कि आपका जो रिले का रूम का साइज है, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेज कम हो गई तो नंबर ऑफ रिले रैक भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिले रैक कम हो गए तो रिले रूम का साइज जो है वो भी कम हो जाएगा। अब रिले रूम का साइज कम हो गया, अब किसी भी यार्ड को लेआउट को बनाने के लिए, अब जैसे आप ये देखिए, मैं अभी डी केबिन ओसी पे खड़ा हुआ हूँ। डी केबिन ओसी लगभग आपका तैयार है, पूरी वायरिंग हो चुकी है, बस रिले प्लग इन करके आपका काम चालू हो सकता है। तो ये आप देखिए कि इतना बड़ा यार्ड जो है, ये पूरा बड़ा यार्ड जो है, ये आपने विद इन 3 months आपने पूरी कंप्लीट वायरिंग करके, टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो हम 1 वायर 2 वायर टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है। यही अगर मेरा इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होता, तो जो लोग अभी डी केबिन पे काम कर रहे हैं उनका रिले रूम देखा होगा, उसके अंदर टोटल मिला के करीबन 22 या 24 रिले रैक है। उनकी वायरिंग करने में ही हमें कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं, और उसके बाद टेस्टिंग पीरियड अलग रहता है। तो EI के अंदर नंबर ऑफ रिलेज कम होने के कारण से हमारा टाइम ड्यूरेशन जो था वो भी कम हो गया। अब जब टाइम रिले रैक कम हुए तो सोल्डरिंग वायरिंग ये सब कम हुआ। जब सोल्डरिंग कम हुआ तो चांसेस ऑफ फेलियर जो थे वो कम हुए। अब इंटरलॉकिंग जो भी हमने बात करी, ये सारी रिलेज जो लगी हैं वो हमारी सिर्फ इंटरफेस रिले। इंटरफेस रिले को मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। इंटरफेस रिले वो होती हैं कि जो हमारा फील्ड से इंडोर के बीच में कम्युनिकेशन कर रही है। लाइक मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, किसके थ्रू? थ्रू अ नेटवर्क। जो हमारा एक वॉइस चैनल है, वॉइस चैनल मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक एरिया हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, वो दूसरा साइड है। आप फील्ड मान लीजिए, मैं इंडोर रिले रूम हो गया। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो वाईफाई एक नेटवर्क के थ्रू मेरे सप्लाई जा रही है, तो ये मीडिया हो गया। तो जो मीडिया है यही इंटरफेस मीडिया कहलाता है। तो अब रिले रूम क्या हो जाता है एक्चुअल में? EI रैक, जो माइक्रोलॉक रैक रहते हैं, ये EI के अलग अलग कंपनी के रैक रहते हैं, वो हमारा इनपुट और आउटपुट वाला मेन सिस्टम। अब सुनने वाला कौन हो गया? फील्ड के इक्विपमेंट। और उन फील्ड के इक्विपमेंट तक पहुंचाने के लिए जो बीच में रिले लगती हैं, उन रिले को हम इंटरफेस रिले बोलते हैं। कहीं पे भी हमारी इंटरलॉकिंग प्रूफ नहीं होती, रिले रूम के अंदर हम इंटरलॉकिंग प्रूफ नहीं करते, हम सिर्फ इंटरफेस रिले करते हैं। एक्सेप्शन हर जगह, कुछ जगह पॉसिबल रहते हैं, हमारे यहाँ भी है। अगर हम बड़ौदा 2 का ही सारा स्टाफ है जनरली, तो रनौली एक एक्सेप्शन है, वहां पे हमने इंटरलॉकिंग भी रिले के अंदर प्रूफ करी है कुछ कुछ जगह जो उनसे छूट गई थी। बट जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं इंटरलॉकिंग करना रिले रूम के अंदर। इंटरलॉकिंग जितनी भी चीजें होंगी वो किसके अंदर जाएंगी? डायरेक्टली आपके माइक्रोलॉक रैक के अंदर। तो अगर हमें कोई भी
रीमॉडिफिकेशन करना है, कोई ऐड करना है, कोई गियर को निकालना है, तो इसके अंदर बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू हमारे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के कंपैरिजन। ये इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक के रैक है जो हमारा अभी भी प्रेजेंट रहता है। ये रिले रैक जो है, रिले रैक सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस रिले का रहेगा, इंटरलॉकिंग रिले इसमें नहीं रहेंगी। तो ये रिले रैक है जिसके अंदर इंटरफेस रिले रहेंगी। अब इंटरफेस रिले के नाम अगर मैं बोलूं, HR सिग्नल को येलो करने के लिए, DR ग्रीन करने के लिए, HHR डबल येलो करने के लिए, ये एक इंटरफेस रिले हुई हर सिग्नल की। इसके अलावा कॉलिंग ऑन सिग्नल हो सकता है, तो कॉलिंग ऑन की HR, रूट की HR, रूट की GPR, ए मार्कर है तो ए मार्कर की HR, AG मार्कर है तो AG मार्कर की HR। इस टाइप से ये इंटरफेस रिले हुई हमारी एक सिग्नल की। शंट सिग्नल की, शंट सिग्नल को क्लियर करने के लिए शंट सिग्नल HR, तो जितने शंट सिग्नल लगेंगे उसकी HR लगेगी। इसके अलावा पॉइंट, पॉइंट को हमें ऑपरेट करना है नॉर्मल और रिवर्स, तो नॉर्मल एंड रिवर्स ये ऑपरेट करने के लिए जो रिले हैं, ये भी हमारी इंटरफेस रिले है, नॉर्मल ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, पॉइंट आपका हो गया, तो ये आउटपुट हम लोग सिर्फ इसी को करते हैं, या तो हम सिग्नल को जलाएंगे या फिर हम पॉइंट को ऑपरेट करेंगे। बाकी हम फील्ड से इनपुट लेते हैं। और फील्ड से इनपुट क्या क्या ले रहे हैं? ट्रैक, ट्रैक की कंडीशन क्या है? तो ट्रैक की कंडीशन जितने भी आपके ट्रैक सेक्शन होंगे तो उतनी TPR QSPA रिले आपकी अंदर रहेंगी। नेक्स्ट आपका कितनी रिले आपकी, मतलब पॉइंट, पॉइंट की कंडीशन क्या है अभी साइड पे, नॉर्मल है या रिवर्स है, करते हुए रिले NKR RKR, ऑपरेशन के लिए बोला था NW RW, बट जब मैं इंडिकेशन की बात करूंगा तो बात कर रहा हूँ NKR RKR। तो NKR RKR में फील्ड से लूंगा और फील्ड से लाके यहाँ पे रिले पिकअप कराऊंगा। तो NKR RKR जितने आपके पॉइंट होंगे उनकी NKR RKR। नेक्स्ट अगर आपके कोई एक्सेल काउंटर लगे हुए हैं तो उसकी VR VPR। आपका पॉइंट का हो गया, ट्रैक का हो गया, सिग्नल, सिग्नल की कंडीशन अभी क्या है, सिग्नल की LED जल रही है नहीं जल रही है और पर्टिकुलर करंट ले रही है नहीं ले रही, प्रॉपर जल रही है तो उसके लिए करंट होता है, तो उसके लिए ECR। तो हर सिग्नल के जितने एस्पेक्ट होंगे उतनी ECR। तो आप ये देखिए हमारे सिग्नल्स की, ट्रैक की और पॉइंट की, इन तीन की ही रिले रहती है। लेकिन जब हम नॉर्मल यार्ड में जाते हैं तो वहां पे हमारा रूट सेक्शन भी होता है कि रूट की रिले भी रहेंगी, रूट ग्रुप रहेंगे। इसके अलावा सिग्नल क्लियरिंग सर्किट का पूरा एक ग्रुप बनेगा। पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए पॉइंट चेन ग्रुप, पॉइंट ग्रुप, मिनी ग्रुप, मेजर ग्रुप, इतने सारे हमें पढ़ाए गए, वो सारे ग्रुप्स रहेंगे। बट यहाँ पे जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस रिले की बात करेंगे। तो अब ये जो हो रहा है हमारे वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स, जो वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स होता है ये ऑन जनरल हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट कार्ड्स जहाँ पे भी गैदर कर रहे हैं डेटा को, वो हमारा ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को, जो हमारे फील्ड के इक्विपमेंट लगे हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है तो इसलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। तो जहाँ पे हमारा इनपुट्स और आउटपुट गैदर होगा उस एरिया को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। अब वाइटल इनपुट और वाइटल आउटपुट मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो दोनों जितने भी वाइटल इनपुट आउटपुट्स कंडीशंस ऑब्जेक्ट कंट्रोलर ने लिया, ये हमारे अब देंगे दो CPU को। आप देखिए यहाँ से CPU A को भी दे रहा है, CPU B को भी दे रहा है। क्यों? जगह कम थी, अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे अगर आपने बात करी जाए मैकेनिकल, मैकेनिकल के अंदर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फेलियर बहुत कम थे। फेलियर्स कम कैसे थे? क्योंकि वो सिर्फ जाम हो सकता था, लेकिन अगर आप तेजी से चलाएंगे तो चल जाएगा, कभी भी फेलियर टाइप से कंडीशन नहीं आएगी। उसके बाद जब हम वायरिंग लाना लगे, रॉडिंग की जगह वायरिंग लाई तो वायर टूटने लगे, तो वायर से फेलियर हुआ। तो जैसे जैसे हम एडवांस कंडीशन में जा रहे हैं तो हमारे फेलियर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, एक सिस्टम ना लेते हुए हमने दो सिस्टम बना दिए, सिस्टम A और सिस्टम B। अब एट अ टाइम दोनों सिस्टम तो बंद हो नहीं सकते, तो हमने क्या करा, जो वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स को था वो दोनों CPU से कनेक्ट कर दिया, मतलब सिस्टम A से भी कनेक्ट कर दिया, सिस्टम B से भी कनेक्ट कर दिया।
दोनों सिस्टम के अंदर हम इनपुट भी लेंगे और दोनों सिस्टम से हम आउटपुट भी लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे कौन से स्टैंड बाय पे रहते हैं, हॉट स्टैंड बाय पे। अब CCIP की बात जो कर रहा हूँ, CCIP वीडियो भी हो सकता है। वीडियो CCIP के अंदर एक अलग से कार्ड्स लगते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं पैनल प्रोसेसर। आज की डेट में लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें CCIP अवॉइड ही करना है। यूज बहुत रेयर चांस है कि अगर कोई कर रहा है तो करेगा, वरना हमें अवॉइड करना है CCIP को। हमें सब जगह क्या लगाना है, डुअल वीडियो। तो डुअल वीडियो के अंदर क्या है, ये हमारा पैनल प्रोसेसर खत्म हो जाता है। अब पैनल प्रोसेसर खत्म हो गया तो ये जो वीडियो का आउटपुट रहता है वो देखिए डायरेक्ट आपको CPU पे जा रहा है। अगर CCIP होता तो वो एक पैनल प्रोसेसर PP जो लिखा है पैनल प्रोसेसर के थ्रू सिस्टम को जाता। तो जब हमने ये CCIP हटा दिया तो CCIP की कॉस्टिंग भी हमने बचा ली और पैनल प्रोसेसर की कॉस्ट भी बचा ली। ये दोनों सेव कर लिया और सेव करके हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, डुअल वीडियो लगा दिया। एट ए टाइम एक वीडियो काम करेगा, दूसरा वीडियो स्टैंड बाय मोड पे रहेगा। अब ये सब जो कनेक्शन है ये सब तो हो गया वर्किंग के लिए, लेकिन अब हमें इसको क्या है, मॉनिटर करना। मॉनिटर करने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए हमें उसकी डिटेल मालूम होनी चाहिए। तो डिटेल किसके थ्रू हमें मिलेगी, मेंटेनेंस पीसी के थ्रू। मेंटेनेंस पीसी के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती रहेगी, हमारा सिस्टम अभी कैसा वर्क कर रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, और इसके इनपुट इसको मिला है नहीं मिला, आउटपुट इसने डिलीवर करा है नहीं करा, सर्किट कहाँ तक चला, सर्किट कहाँ तक नहीं चला, सर्किट कहाँ जाके ब्रेक हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मेंटेनेंस पीसी के थ्रू मिलेगी। EI के लिए हम लोग सिर्फ क्या देते हैं, 110 वोल्ट DC। बाकी जो जनरेशन रहता है 24 वोल्ट का वो EI खुद करता है। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे D केबिन पे खड़ा हूँ, ये आपका क्या है, सीमेंस EI है। सीमेंस EI हमारा सीमेंस की फॉर्मेट में ही चलता रहा। तो ये जो 24 वोल्ट, हम तो इसे 110 देंगे। अब इनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, अंसाल्डो की बात करूं तो अंसाल्डो किसको लेता है, 24 वोल्ट की रिले। तो हमारी जितनी भी रिले रहेंगी वो 24 वोल्ट की रहेंगी। बट सीमेंस की बात करें, सीमेंस में रहेगा, मैंने आपको बोला कि लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें मेटल टू कार्बन ही यूज करना है और ब्रिटिश सर्किट को ही फॉलो करना है। जो हमारा ब्रिटिश सर्किट हुआ करता था, सीमेंस सर्किट नहीं, दो सर्किट होते थे, एक ब्रिटिश और एक सीमेंस। हमें ब्रिटिश सर्किट को ही फॉलो करना है। ब्रिटिश सर्किट के अंदर मेटल टू कार्बन यूज करते थे, तो हमारी सारी रिले का सेटअप जो है वो मेटल टू कार्बन टाइप का ही रहेगा। बट यहाँ पे जो रिले लगेंगी वो कितने की लगेंगी, 50 वोल्ट या 60 वोल्ट वाली जो हमारी कंडीशन की रिले रहती थी। आपने देखा होगा जो ABB का सेटअप यूज कर रहा है, AFDC का, उसके अंदर हमारी रिले लगती हैं जो TR रिले कहलाती है। वो हमारी कितने वोल्ट की रहती है, 50 वोल्ट की रिले रहती है। तो जो 50 वोल्ट की रिले रहती है उसी टाइप से रिले का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नंबर ऑफ रिलेज जो रहेंगी आपकी यहाँ पे 50 वोल्ट की रिले रहेंगी। बस जो फील्ड से आ रही है, फील्ड से आने वाली 24 वोल्ट रहेगा। अब वाइटल इनपुट, वाइटल आउटपुट, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट। वाइटल के लिए मैंने आपको सबसे पहले एक ही कंडीशन बोली। मैं आप लोगों से सबसे जानना चाहूंगा, आप सबने ट्रेनिंग करी हुई है, HR की कंडीशंस क्या क्या होती है, एक एक करके आप बता दीजिए। HR की कंडीशंस क्या क्या होंगी? सभी पॉइंट सेट एंड लॉक होने चाहिए। बिल्कुल, सारे पॉइंट सेट एंड लॉक होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो सारे पॉइंट सेट एंड लॉक होने चाहिए, मतलब ये हमारे लिए वाइटल है। तो पॉइंट की कंडीशन क्या है, ये हमारे लिए वाइटल इंडिकेशन। अब पॉइंट की कंडीशन क्या है, ये हमें फील्ड से मिलेगी, तो वो हमारे लिए इनपुट हुआ। लेकिन अगर पॉइंट उस कंडीशन में नहीं है तो उसको चलाने के लिए हमें आउटपुट देना पड़ेगा। हमें यहाँ से बिट जनरेट करनी पड़ेगी जिससे वो पॉइंट ऑपरेट होके उस कंडीशन में आ जाए। तो जो हम डिलीवर कर रहे हैं फील्ड को जिससे वो चलेगा, वो हमारा वाइटल आउटपुट हो गया। और वहां से गैदर करके पॉइंट की कंडीशन ली कि पॉइंट नॉर्मल है, रिवर्स है, वो हमारा वाइटल इनपुट हो जाएगा। तो ये देखिए आप, पॉइंट पोजीशन इंडिकेशंस, WKFs, ये आपकी पहली कंडीशन हुई HR की। नेक्स्ट, बीच में गेट पड़ता हो तो गेट सेट बंद होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। जितने भी आपके गेट हैं वो इंटरलॉक, अगर गेट है, इंटरलॉकिंग अगर गेट आपने यूज करे हुए हैं, इंटरलॉक गेट को क्लोज होना चाहिए। तो ये देखिए आपका इंटरलॉक गेट्स,
की कंडीशन क्या है, वाइटल इनपुट। नेक्स्ट, सभी सिग्नल नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। अपोजिट सिग्नल जितने भी हैं, जो भी हमारे हो रहे हैं, सिग्नल अपोजिट सिग्नल की कंडीशंस वो हमारे सब नॉर्मल होनी चाहिए। सर वो तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल बोलते हैं ना, क्या बोलते कॉन्फ्लिक्टिंग हैं? सिग्नल ही बोल रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्टिंग आपके अपोजिट भी हो सकते हैं सेम सिग्नल के अंदर। जैसे अगर आपने कॉलिंग ऑन दे दिया तो मेन सिग्नल नहीं आना चाहिए, या मेन सिग्नल दे दिया तो कॉलिंग ऑन नहीं आना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो भी सिग्नल्स रहेंगे वो इंटरलॉकिंग जो प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले सिग्नल के एस्पेक्ट चाहिए कि बाकी सिग्नल ऑन एस्पेक्ट में होने चाहिए। तो हमें किसके थ्रू मिलेगा, सिग्नल एस्पेक्ट इंडिकेशंस के थ्रू, कि जो भी हम सिग्नल क्लियर कर रहे हैं उसके कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स की ECR RECR होनी चाहिए या ऑन ECR होनी चाहिए। तो वो हम किससे प्रूव करेंगे, ECR से। तो ये हमारा एक और हो गया वाइटल इनपुट। नेक्स्ट, आपके रूट में जितने भी ट्रैक पड़ेंगे वो सब पिकअप कंडीशन में होने चाहिए। अगर उसके अंदर एक्सेल काउंटर पढ़ रहे हैं तो वो भी पिकअप होने चाहिए। इसके अलावा ओवरलैप ट्रैक भी हमारा पिकअप होना चाहिए, जो ओवरलैप ट्रैक रहता है वो भी पिकअप होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हम किससे प्रूव करेंगे, ट्रैक डिटेक्शन इंडिकेशन से। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, आपके CH, जितने भी CH होते हैं वो इन होने चाहिए। तो क्रैंक हैंडल कोई भी ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए और इन होना चाहिए। कोई साइडिंग है, साइडिंग कितने टाइप की होती है बताएगा कोई? स्लिप साइडिंग ने कैच साइडिंग। बिल्कुल। तो अब ये भी बता दो इसमें क्या क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं स्लिप साइडिंग एंड कैच साइडिंग? सर एक स्टेशन सेक्शन से, हाँ सर, हाँ एक भाई, स्टेशन सेक्शन से ब्लॉक सेक्शन में हाँ और एक ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन सेक्शन। बिल्कुल। जहाँ पे भी हमारा ग्रेडियंट, एक्चुअली हम बात यही साइडिंग कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहला कंडीशन आता है ग्रेडियंट की। जहाँ पे आपने देखा होगा एकदम स्टेप, कहीं स्टेशन होते हैं जो बीच में होते हैं वो दोनों पहाड़ियों पे होते हैं, पहाड़ी के नीचे हैं। अब वो ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर गाड़ी जा रही है, तो कई बार हो सकता है कि ब्रेक प्रॉपर ना लगे। क्यों ना लगे, क्योंकि दोनों है क्या, एक्चुअल में गाड़ी जो चल रही है हमारी चल रही है स्टील पे चल रही है और स्टील के व्हील से चल रही है। तो स्टील स्टील आपस में फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इट्स अप्रोक्सी जीरो होता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता। तो कई बार ये गाड़ी हमारी स्लिप हो सकती है। तो जिसको हमें स्लिपिंग से बचाना होता है कि गाड़ी स्लिप होए तो बीच में जो स्टेशन यार्ड एरिया है उसको कुछ डैमेज ना करे, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे स्लिप साइडिंग। कैच साइडिंग, कोई गाड़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जाके रिटर्न बैक हो गई, चढ़ते चढ़ते वापस आने लगी, एकदम इतना लोड था कि लोड ऊपर नहीं चढ़ा पा रहा था, तो उस गाड़ी को कैच करने के लिए जो साइडिंग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैच साइडिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखिए ग्रेडियंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो ग्रेडियंट है वो डाउन साइड है या अप साइड है, उसके अकॉर्डिंग हम स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट, आपका जहां पे भी ब्लॉक सेक्शन है तो ब्लॉक लाइन क्लियर हमें मिलना चाहिए। जहां पे ऑटो सेक्शन है, ऑटो सेक्शन में कोई जरूरत नहीं है, आगे वाले सिग्नल्स की कंडीशन देखते चलते जाएंगे। बट जहां ब्लॉक सेक्शन की बात आ जाती है तो ब्लॉक सेक्शन के अंदर हमें अगले ब्लॉक से लाइन क्लियर मिलनी चाहिए। जब तक लाइन क्लियर नहीं मिलेगी हम गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए वाइटल इनपुट हो जाएगा। तो वाइटल इनपुट्स आप देखिए, जो जो आपकी HR की कंडीशंस थी वही HR की कंडीशन आपकी वाइटल इनपुट एंड वाइटल आउटपुट्स होती है। तो वाइटल इनपुट और आउटपुट को कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मल आप ध्यान रखिए सिर्फ HR की कंडीशन। अगर HR की कंडीशन आपको पूरी याद है तो आप, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये वाइटल इनपुट बताइए, वाइटल आउटपुट बताइए, तो जो HR की कंडीशन है आप याद करके बोलेंगे तो आप खुद बता देंगे कि विच आर वाइटल्स और विच आर नॉट वाइटल। अब नॉन वाइटल्स क्या है, काउंटर, काउंटर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इंडिकेशन दिया हुआ है, इंडिकेशन से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा नॉन वाइटल्स क्या होंगे, पैनल बटन वटन तो खत्म ही हो गए। वीडियो के कमांड्स जो हैं, जैसे मैंने आपको इसमें एक बार फेलियर डिस्कस भी करा था कि मेरे यहाँ वीडियो के ऊपर एक की का इंडिकेशन फ्रीज हो गया। की का इंडिकेशन फ्रीज होने से मेरा कोई फेलियर नहीं हुआ था, गाड़ियां प्रॉपर चल रही थी।
क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नॉन वाइटल था, तो नॉन वाइटल है। इसके अलावा जितने भी इंडिकेशंस होते हैं, जो भी अलार्म होता है, जो भी काउंटर होता है, वो सब हमारे लिए नॉन वाइटल होता है। अब बात करते हैं EI टू EI वेरी होता है क्या? फीडबैक या रीड बैक। कुछ लोग आपको बोलेंगे फीडबैक और कुछ लोग बोलेंगे रीड बैक। फीडबैक या रीड बैक एक ही चीज है। हम रिले की कंडीशन, अगर हमने HR को, सिस्टम ने HR को ड्राइव करा है, तो वो रीड बैक लेता है सिस्टम से कि मैंने ड्राइव करा, HR जो है वो पिकअप हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तब जाके उसके आगे की कंडीशंस को वो भेजेगा। ये क्लास जैसी खत्म होती है तो अपन मीटिंग एंड कर देंगे, फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे आज। अभी 6 मिनट की टाइम बचा हुआ है। तो रीड बैक्स जो आपका बात कर रहा है कि हमारी जो भी वाइटल आउटपुट रिले हैं, वाइटल आउटपुट रिले को डिलीवर करने के बाद वो रिले पिकअप हुई या नहीं, या फिर बिना आउटपुट डिलीवर करे वो रिले पिकअप हो गई। तो ये दो कंडीशंस को रीड बैक करता है सिस्टम। तो वो कुछ EI जो है वो उसे वाइटल लेते हैं, कुछ नॉन वाइटल रहता है। मेरा टॉपिक है अंसाल्डो, अंसाल्डो उसको नॉन वाइटल लेता है, जबकि बाकी चाहे सीमेंस हो चाहे क्यूसन हो, वो उसको एज अ वाइटल इनपुट ट्रीट करता है। चाहे मेधा हो, मेधा भी आपका वाइटल इनपुट ट्रीट करेगा उसको, बट सिर्फ अंसाल्डो है जो उसे नॉन वाइटल इनपुट ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक FCOR करके रिले एक और बना के रखी हुई है। FCOR रिले को वो करके डायरेक्टली कट कर देता है। ये रीडबैक इनपुट्स जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, रीडबैक इनपुट्स जितने भी इनपुट्स होते हैं उसमें जो वाइटल आउटपुट फंक्शंस होंगे उसके रीडबैक कंडीशंस लेगा कि कोई आउटपुट हमने जनरेट करा तो वो पिकअप हुई या नहीं हुई, या बिना हमारी आउटपुट बिट को जनरेट करे हुए वो रिले कहीं पिकअप तो नहीं हो गई। दोनों कंडीशन को चेक करेगा, तो वो हमारी इंटीग्रिटी जो है, हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है। और इसी से हम अपने सिस्टम को, EI को फेल सेफ इक्विपमेंट बोलते हैं। EI जो है हमारा फेल सेफ है। कि क्यों? क्योंकि ये हर रिले का, जितना भी आउटपुट रिले है, उसका रीड बैक कंडीशंस पैक करके CPU पे जनरेट कर रहा है। ये जनरल आर्किटेक्चर है किसी भी EI का। ये कोई से भी EI के लिए, सबके लिए कॉमन ही रहेगा। एक CPU रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वाइटल इनपुट्स कार्ड्स रहेंगे, वाइटल आउटपुट कार्ड रहेंगे, नॉन वाइटल इनपुट नॉन वाइटल आउटपुट कार्ड्स रहेंगे, VDU या पैनल प्रोसेसर, जहाँ पे भी हम CCIP यूज करेंगे वहां पे पैनल प्रोसेसर आ जाएगा। हमें कहीं यूज करना नहीं है लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो हमारे लिए तो VDU इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी अब लेटेस्ट इंस्टॉलेशन होंगे वहां पे डुअल VDU ही लगेंगे। डायग्नोस्टिक इंटरफेस, मेंटेनेंस PC, डेटा लॉगर इंटरफेस जो डायरेक्टली डेटा लॉगर के अंदर बिट्स को चेक करेगा, और कम्युनिकेशन इंटरफेस, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन। जैसे अगर मेरी आवाज, मैं कई बार हो रहा है कि मैं बकर बकर करे आ रहा हूँ बट आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही, तो जब सुनाई नहीं देगा तो वो मेरा कम्युनिकेशन फेलियर है। और जब मैं जितना भी बोलना चाह रहा हूँ वो अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है तो कम्युनिकेशन फेल हो रहा है। तो यही कम्युनिकेशन जो है हमारे सिस्टम्स को भी चाहिए कि सिस्टम A सिस्टम B आपस में कम्युनिकेट करता रहे। एक करते जा रहा है और दूसरा उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ और वो डिलीवर आप तक नहीं हो रहा है तो मेरा बताना सब फेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से उस सिस्टम के लिए भी कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी गैप आया तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन इंटरफेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है EI का। EI में अगर आपको कुछ फेलियर्स मिलेंगे, कार्ड के फेलियर हो सकता है, कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, कई बार फेल हो सकता है, खराब हो सकता है। मेजर फेलियर जो आपको मिलेंगे वो कम्युनिकेशन इंटरफेस के मिलेंगे, कम्युनिकेशन फेलियर के कारण। इनपुट कार्ड्स जो हमारे जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स के कंडीशंस मिलेंगे। इनपुट मैंने आपको वही बोला 2n फॉर्म्स में ही जनरली रहेगा। आउटपुट कार्ड जो आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं, नॉन वाइटल इनपुट कार्ड, आउटपुट, ये दोनों का कंबाइंड कार्ड्स हैं जो नॉन वाइटल इनपुट्स भी लेंगे, नॉन वाइटल आउटपुट्स भी लेंगे, काउंटर वाउंटर्स जो सब थे। CPU कार्ड ये मेन है हमारा लॉजिक प्रोसेसर। तो हमारा इंटरलॉकिंग पार्ट जो भी रहता है, इंटरलॉकिंग पार्ट आपका किस कार्ड में रहेगा, CPU कार्ड। तो हमारी जो इंटरलॉकिंग होती थी कैसे,
पॉइंट की जो इंटरलॉकिंग होती थी, पॉइंट का हमारा डायग्राम होता था, पॉइंट का ग्रुप होते थे, तो पॉइंट का ग्रुप अब किस में चला गया? सीपीयू कार्ड में। रूट का ग्रुप किस में चला गया? सीपीयू कार्ड में। पॉइंट को लॉक करने की कंडीशन किस में चले गई? सीपीयू कार्ड में। रूट को लॉक करने की कंडीशन किस में चले गई? सीपीयू कार्ड में। रूट को रिलीज करने की जो UI1, UI2, UI3 हम लोग जो लेते हैं, रूट रिलीजिंग, वो किस में हो गया प्रूविंग? सीपीयू कार्ड में। हम कोई भी काउंटर हमने कोई कैंसिल करा, कैंसिलेशन से जो काउंटर बना उसका लॉजिक किस में चला गया? सीपीयू कार्ड में। तो हमारे जितने भी लॉजिक्स थे, हमारा जो मेजर डायग्राम था, वो डायग्राम किस में चला गया? सीपीयू कार्ड। तो हमारा पूरा डायग्राम आप किस में इंटरफेस होके कौन डिलीवर करेगा? सीपीयू कार्ड। तो सीपीयू कार्ड जो है क्या होता है? इट्स अ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? आप सब जानते हैं कि आपके सबके मोबाइल के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स हैं। किसी के अंदर रैम्स बड़ी होगी, प्रोसेसर की अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन अलग अलग हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन से क्या होगा? जैसे अगर जिसने आज से 1 साल पहले मोबाइल लिया होगा, जिसने लेटेस्ट अभी लास्ट मंथ मोबाइल लिया होगा, उसके अंदर अगर मैं लास्ट 1 साल पुराने मोबाइल के अंदर अगर 10 एप्लीकेशन साथ में चालू कर दूं, तो हो सकता है आपका सिस्टम हैंग हो जाए। जिसने एक बार अभी 1 महीने पहले लिया होगा और लेटेस्ट वाला लिया हो, ऐसा ना हो कि मतलब पुराना मॉडल उठा के अभी ले लिया हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं, लेटेस्ट मॉडल में अगर 10 ऐप भी चालू करेंगे तो वो हैंग नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमारी किस पे डिपेंड करती है? सीपीयू की कंडीशंस और हम उसमें कौन सी रैम यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आपका सीपीयू कार्ड में रहती है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब अपना 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, तो मीटिंग एंड होने वाली है।